Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 21st January 2026 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. Right? तो आज का जो हम पहला आर्टिकल देखेंगे, it is with regard to Mauritius. Okay? तो इसमें थोड़े important facts और सब जान लेते हैं what exactly is happening and also with regard to why it is in the news. So just let's understand this in a little detail. Yeah. एक minute. Yeah. Okay, got it. So the first article जैसे हमने कहा मॉरिशस के बारे में है, right? यहाँ पे we'll see the Chagos Island. ठीक है, Chagos Island के बारे में देखते हैं. Now what has happened is जो UK का गवर्नमेंट है पहले ये Chagos Island को ऑपरेट करता था, यानी उनके हाथ में था. बट लेटर वी सी दैट नाउ दे हैव गिवन इट ऑल द वे, उन्होंने सौंपा है मॉरिशस को, यानी अथॉरिटी मॉरिशस के पास है, बट लीज में लिया है. फिर भी यूके ऑपरेट करेगा ऑफ कोर्स विद रिगार्ड टू द नेसेसरी पेमेंट और सब देके फॉर 99 इयर्स. ठीक है ना, ये जो स्टेप लिया था यूके ने, राइट, दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि ये एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी है. ओके ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दिस इज स्टूपिडिटी कि व्हाई इज यूके गिविंग अप इट्स पावर जो उनके पास था, व्हाई इज इट गिविंग टू मॉरिशस. एंड हम देखते हैं इन द सेम लाइन यूएस जो है वांट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड, है ना. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है कंट्रोल डोमिनेंस इसकी बात कर रहा है. वी कॉल इट द डॉनरो डॉक्ट्रिन, है ना. अभी ये बहुत फेमस हो रहा है, ये बात हो रही है वेयर वी आर सीइंग Donald Trump is giving these statements. Now let's come back to this, क्योंकि यहाँ पे शागोस का हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है. ये पैसेजेस ऐसे आ सकते हैं, बहुत बार आए हैं. सो लेट्स सी विद रिगार्ड टू व्हाट इज दिस होल इशू, राइट. सो शागोस आइलैंड एज आई सेड ये मॉरिशस का एक पार्ट है, राइट. एंड यहाँ पे 200 ईयर्स तक हम देखते थे कि ब्रिटिश कंट्रोल था ये. It had British control. Okay. Now we understand that this is located in the Indian Ocean. मैं आपको मैप दिखाऊंगी. And we see that Diego Garcia. ठीक है. Now US का भी एक स्टैंड यही है बिकॉज हम देखते हैं US के पर्सनल अमेरिकन्स यहाँ पे डिएगो गार्सिया में स्थित है बिकॉज इट इज अ यूके यूएस मिलिट्री बेस. तो ये यूएस और यूके इस्तेमाल करते थे शागोस आइलैंड स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स. एक बेस उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, राइट. तो हम देखते हैं कि एक अग्रीमेंट हुआ था पिछले साल मई 2025 अग्रीमेंट बिटवीन यूके एंड मॉरिशस, जहां पे इट इज सेड दैट द यूके विल लीज बैक और विल गिव बैक शागोस आइलैंड. बट जो एक आइलैंड है उसमें उस डिएगो गार्सिया जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो अभी भी यूके के कंट्रोल में होगा, लेकिन वो लीज पे लेगा. यानी सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ कोर्स मॉरिशस के पास है बट लीज में लिया जाएगा ऑपरेट करने के लिए बाय द यूके गवर्नमेंट फॉर 99 इयर्स. तो यहाँ पे देयर आर अमेरिकन्स एंड दैट इज व्हाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो यूके ने स्टैंड लिया है वो गलत है, वो स्टूपिड एक्ट है. ठीक है. नाउ लेट्स सी ओरिजिनली ये किसके पास था एंड ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स विद रिगार्ड टू दिस. ठीक है. नाउ ज्योग्राफी की बात करें, एज आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू शो यू द मैप. तो यहाँ पे मैप है, ठीक है. दिस इज मॉरिशस, सो दिस इज इंडिया. यहाँ पे मॉरिशस यानी कौन सी ओशन में आपके शागोस आइलैंड लोकेटेड है? Indian Ocean region में, right? Okay, so I see some comments also coming in. Yeah, if you have any doubts, if you can't understand, please do let me know. We're going to ensure that all your doubts are clear. ठीक है. यहाँ Slack results are out. Yes. Okay. Coming back to the discussion now. So मॉरिशस का एक आइलैंड जैसे मैंने कहा शागोस आइलैंड है, राइट. तो ये 58 आइलैंड्स है. आर्चिपेलागो का मतलब क्या है? आर्चिपेलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इट मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो ऐसे कितने आइलैंड्स हैं आर्चिपेलागो में? अबाउट 60 यू कैन से, और 58 आइलैंड्स हैं एंड अबाउट 500 किलोमीटर इट इज साउथ ऑफ मालदीव्स. तो एग्जैक्टली लोकेशन आपको मालदीव्स के नीचे मिलेगा आपका ये पूरा बंच ऑफ आइलैंड्स. क्लियर. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड
the history of it. So originally before the British, in fact 1715 में the French were ruling in this region. तो हमको पता है कि during the colonial, the advent of the Europeans, जैसे French, English, Portuguese, ये आए थे इंडिया की तरफ, right? तो यहाँ पे French ने कब्जा किया था 1715 में, right? And उन्होंने क्या किया, slave labor introduce किया था अफ्रीका, इंडिया से, mainly for plantation purpose. And what plantation are we talking about? Coconut plantation. So मजदूर करके वहां पे सेटल किए थे बहुत सारे इंडियंस को भी, right? So even if you see मॉरिशस के जो लीडर्स हैं, they have their ancestors from India. अभी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, okay, quickly answer. Who is the president of Mauritius? Who is the president of Mauritius? जल्दी से मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, राइट? ओके, कमिंग टू दिस, 1814 में फिर आए यूके. यूके ने कंट्रोल किया था, स्पेशली जब फ्रेंच के लीडर नेपोलियन बोनापार्ट, सुना होगा आपने, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे हम देखते हैं वो हार गए थे, एंड दैट इज व्हेन यूके टुक कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड. नाउ 1965 में मॉरिशस आजाद हुआ. तो 1965 में वी सी दैट मॉरिशस गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. बट फिर भी हम देखते हैं जो शागोस है, ये जो रीजन है शागोस, ये अभी भी हम देखते थे कि यूके कंट्रोल कर रहा था. इट वाज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके, सो इवन दो इट इज अटैच्ड टू मॉरिशस, ओके, हम देखते थे कि 68 के बाद इट डिड नॉट गो टू मॉरिशस, इट वाज इन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश. यूके ने कितना पे किया, 3 मिलियन पे किया था टू मॉरिशस फॉर डिटैचमेंट ऑफ शागोस, यानी कि हम कंट्रोल करेंगे, इसलिए उनको 3 मिलियन पे करके गए. Now that comes to the present day context. Now what is happening is, why is it so important? क्यों चाहिए सबको शागोस? तो मैंने कहा बहुत सारे आइलैंड्स है, इंडियन ओशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, तो यहाँ पे यूरोपियन पावर्स अपना यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं, अपना डोमिनेंस कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे वी सी दैट द यूके साइंड एन अग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ताकि वो यूज करे बाय BIOT, विच इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ओके, फॉर मिलिट्री पर्पस. तो यहाँ पे यूके और यूएस का एक अग्रीमेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है. एंड डिएगो गार्सिया का जो प्लांटेशंस अर्लियर थे वो क्लोज हुआ, एंड दिस वाज मेनली यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस. तो ये शागोस का रीजन की बात करें, अभी किसके लिए इस्तेमाल हुआ? नॉट फॉर प्लांटेशंस बट फॉर मिलिट्री पर्पस, राइट? तो इसीलिए हम देखते हैं इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बन गया है. फुल्ली ऑपरेशनल मिलिट्री बेस हुआ है. एंड 2001 की बात करें, यूएस ऑल्सो ऑपरेटेड फ्रॉम दिस रीजन, यूएस ऑल्सो ऑपरेटेड फ्रॉम द शागोस, ओके, स्पेशली आफ्टर द अल-कायदा 9/11 अटैक्स. ना हम देखते हैं अभी प्रेशर बना यूके में, स्पेशली इन द लेटर पार्ट, यानी कि 2019 में प्रेशर वाज इंसर्टेड ऑन यूके कि तुम ये जो आइलैंड्स हैं वापस से मॉरिशस को सौंप दो, ठीक है. सो नाउ वी सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएन का कोर्ट हमने देखा था, इन्होंने इशू किया था एडवाइजरी ओपिनियन, दैट मींस इट वाज नॉट फॉलोड, इट वाज जस्ट एन ओपिनियन दैट वाज गिवन बाय द आईसीजे कि तुम विड्रॉ हो जाओ इस आइलैंड से. इट आस्क्ड द यूके टू विड्रॉ, ओके, एंड विद इन 6 मंथ्स उनको उन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया. नाउ 1965 का जो अर्लियर हमने देखा था अग्रीमेंट था, $3 मिलियन का जो अग्रीमेंट पाउंड्स का जो था, we saw that was considered as illegal, कि तुमने उसको बेच के जो लिया है it is illegal. शागोस मॉरिशस का ही पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिवली, एंड सिग्निफिकेंटली इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ मॉरिशस. तो आपको अभी पूरा पार्ट समझा, ये शागोस आइलैंड इंडियन ओशन में रीजन है, लेकिन यूके और यूएस क्यों बातचीत कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव द इंपॉर्टेंस विद रिगार्ड टू देयर मिलिट्री बेस एंड सो ऑन. सो रिसेंटली, यानी कि पिछले साल 2025 में मॉरिशस और यूके के बीच में एक अग्रीमेंट होता है. ओके, सो वी कॉल दिस एज अ यूके मॉरिशस अग्रीमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट हम देखते हैं मॉरिशस नाउ हैज फुल सोवरेनिटी, फुल राइट्स ऑन द शागोस, एक्सेप्ट एक बेस जिसको मैंने कहा आपको 99 years के लिए दिया गया है टू द यूके, ठीक है. तो ये बेस उनके पास है, अग्रीड, बट बाकी के जो 58 आइलैंड्स जो बात है वो मॉरिशस के पास ही होगा. नाउ मॉरिशस कैन रीसेटल शागोसियंस, बिकॉज क्या हुआ, बहुत सारे जो शागोसियंस हैं, दैट मींस द पीपल, द इनहैबिटेंट्स ऑफ शागोस, जब ये सेटलमेंट हुआ था, दे ऑल फ्लेड अवे,
thousands of them ran to Seychelles, Maldives, अलग अलग region चले गए. So now they are saying they can come back to the Chagos Island, their main habitation, except लेकिन Diego Garcia में नहीं आ सकते because उनके पास वो नहीं है. Apart from that, एक trust fund establish होगा. कौन establish करेगा? UK establish करेगा, ताकि Chagos को इन्होंने जितने साल 200 years whatever they had faced, to get them with regard to development. ठीक है, तो ये ट्रस्ट फंड भी सेटअप होगा बाय द यूके. ओके, एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू द फर्स्ट आर्टिकल? नथिंग. विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल देन. अगला आर्टिकल, अभी जैसे मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इट कॉल्ड इट द एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी what is Trump doing now? Okay, Trump अभी क्या करना चाहता है? अपना पावर assert करना चाहता है on Greenland. Isn't that right? We have seen that. Yeah. So now we're going to just take again basics करते हैं वापस से. Although I know मैंने भी किया है, कुलदीप सर ने भी किया है. I know this has been a very repetitive topic, but it has been in the news time and again. तो अभी recent क्या किया है ये मैं आपको बताती हूँ. तो जो US के president है डोनाल्ड ट्रंप, right? What has he done? उन्होंने एक AI पिक्चर एक AI जनरेटेड पिक्चर अपलोड किया था उनके ट्विटर या एक्स अकाउंट में, राइट? वी कॉल ट्विटर एज एक्स. और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, उन्होंने खुद का फोटो लगाया है, ठीक है, अमेरिका का फ्लैग पकड़ के, ठीक है, एंड ही इज पुटिंग दिस ऑन द ग्रीनलैंड टेरिटरी एंड ही इज सेइंग ग्रीनलैंड US टेरिटरी एस्टैब्लिश्ड 2026. यानी ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? इमेजिन a president of a country straightforward using social media accounts and claiming territory. सोचो ये इतना बड़ा स्टेप है, right? So we are seeing कि यहाँ पे अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है. Is this a sign of another war? Could it be World War III? Right? तो ये बहुत एक different अभी एक रूट आया है, okay, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. We're seeing that in the present. Right? So let's understand with regard to this. We'll understand some core facts again. वापस से थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है? आपका ये हो गया होगा ये टॉपिक. We've seen this, but let's have a revision quickly. Yeah. So Greenland जो है, as you can see, it's mainly an region जो US के पास है, closer to US है, but ये administrative authority है या autonomous region है किस country का? डेनमार्क का. Clear? Now, it is, you see that it is also found, Denmark is also a founding member of NATO. We already have seen NATO, which is the North Atlantic Treaty Organization. ठीक है, और ये जो location है, ये Arctic region पे इसका location है. Right? Now, this gives it a strategic importance for defense. हम देखते हैं कि because it's the Arctic region, closer to Russia, closer to this region, तो यहाँ पे not only is it for military purpose, but इसका strategic importance इसीलिए because it is for even with regard to the resources. जैसे natural resources यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, so इसीलिए हम देखते हैं ये defense के लिए नहीं, but also for science and technology. अगर हम economic development की बात करें, this also hosts a number of important, जैसे यूरेनियम की बात करते हैं, right? Now, US जो है अपना एक बेस एस्टैब्लिश किया है, which is called as the पितुफिक स्पेस बेस. हमने ऑलरेडी ये देखा है पितुफिक स्पेस बेस, जिसको हम पहले थ्यूल एयर बेस कहते थे. सो रिमेंबर दिस की फैक्ट, थ्यूल एयर बेस कहाँ करते हैं. एंड it is here that we find the defense agreement that was signed between US and Denmark. तो US and Denmark के agreement के दौरान हम देखते हैं कि एक एयर बेस एस्टैब्लिश होता है, ठीक है. Now what is Trump doing? Trump यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ग्रीन whatever it is, okay, we are going to do whatever it is, हम ग्रीनलैंड हासिल करेंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया था, ठीक है. Now this statement of course was not liked by the other European countries. So डेनमार्क के अलावा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने ये थ्रेट की तरह अपना लिया था कि how can a president claim somebody else's property, somebody else's territory, right? तो यहाँ पे डेनमार्क और ग्रीनलैंड जो है they have rejected कि they don't want to be a part or they don't want to give it to the US with regard to Trump का proposal जो है इन्होंने ये reject किया है. And it is said that Greenland is not for sale,
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, नाउ रिमेंबर ये सब एक कॉमन ग्रुपिंग का पार्ट है। फॉर एग्जांपल यूएस, डेनमार्क, फ्रांस, ये यूरोपियन कंट्री, ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है कॉल्ड नेटो। नेटो के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस, बट सिंस इफ यू आर न्यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, okay, then I will be also taking that with regard to NATO के important points, ठीक है। Next, then we also see quickly what is the response given by NATO employees. Okay, I know that many students have queries with regard to SLAT. Okay, तो हम उसके लिए एक separate video करेंगे. Let's discuss or let's keep this video purely for this discussion. अगर आपको इससे related है, we shall discuss that. We shall help you with regard to current affairs, right? Because of course वो फिर video बहुत लंबा जाएगा. I don't want to extend the video, but with regard to your SLAT discussions or queries, we can take up that as a separate topic. Agreed? Okay. Is that fine? Butcher and Peter and not Swala class. Many people are answering. Thank you so much for joining us. ओके, सो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो नेटो ने क्या स्टेप लिया है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया है कॉल्ड एज द ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये याद रखना है। ओके, देखिए आज की ऑपरेशन का नाम क्या है, याद रखना, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। नाउ मेनी यूरोपियन लीडर्स वार्न दैट यूएस प्रेशर जो है, ये नेटो की यूनिटी, ये जो ग्रुप थे जहां पे यूएस और ये यूरोपियन कंट्री शामिल थे, इनको इसने अभी अफेक्ट किया है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इट इज सेइंग कि बिकॉज आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, नेटो अभी साथ में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये खतरा हो सकता है कि नेटो का ये जो ग्रुप जो बना था 1949 में, ये अभी डिसॉल्व हो सकता है इफ दिस एवर हैपेंस। नाउ वी विल सी विद रिगार्ड टू नेटो। ओके, व्हाट वी विल सी विद रिगार्ड टू नेटो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछा जाता है, सो फोकस ऑन दिस। ओके, नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुआ था एज आई सेड 1949 में। ठीक है, और दिस इज द नेम ऑफ द ट्रीटी वाज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको हम वॉशिंगटन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। It's also called as the Washington Treaty. Okay, so don't get confused. Now, इसमें एक important article है, article का number है article 5. Now, article 5 के अनुसार they are talking about collective defense, यानी कि अगर तुम मेरे दोस्त को मारते हो तो मेरा जो ग्रुप है तुमको मारेगा. That is collective defense. Is that clear? Okay, so in this case collective defense का मतलब क्या है? Armed attack against one member. यानी अगर US अटैक करता है डेनमार्क पे या ग्रीनलैंड पे, तो यहाँ पे डेनमार्क और दूसरे ये नाटो कंट्रीज हर्ट कर सकते हैं या वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं यूएस पे। बट द प्रॉब्लम इज यूएस भी एक नाटो कंट्री है, ठीक है, और हम देखते हैं डेनमार्क भी एक नाटो कंट्री है। सो दिस इज वेयर विद रिगार्ड टू यूनिटी की बात हुई है कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ नेटो में कितने कंट्रीज हैं? 32 मेंबर्स कंट्रीज हैं। अकॉर्डिंग टू हम देखते हैं रिसेंट कंट्री जो है ये स्वीडन ने ज्वाइन किया है। दिस इज द 32nd मेंबर। ओके, एंड हम देखते हैं हेडक्वार्टर्स हैं ब्रसल्स बेल्जियम में। टोटल स्टार्ट हुआ था 12 कंट्रीज के साथ, यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, बट नाउ वी सी देयर आर अबाउट 32 मेंबर कंट्रीज। इनके हेड का नाम क्या है? एनीबडी कैन टेल मी हु इज द हेड ऑफ दिस? यस, इट इज मार्क रट। ओके, तो नेटो के हेड का नाम है मार्क रट। यू कैन नोट इट डाउन। नाउ ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। कमिंग बैक, ये मिलिट्री स्ट्रक्चर है, सो दे हैव समथिंग कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड कमांड सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप। ठीक है, एंड वी सी उसके जो हेड है इज ऑलवेज अ यूएस जनरल। अपार्ट फ्रॉम दैट सब मेंबर कंट्रीज को 2% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के लिए। हाउ मच? 2% स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। इनफैक्ट रिसेंटली एक न्यूज भी आया था कि यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इसका 2% का 5% हो, राइट? सो दे वांटेड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर एज वेल, बट अभी के लिए याद रखना द ओरिजिनल इट्स एट 2% ऑफ द जीडीपी। एंड सबसे ज्यादा कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है? देन द आंसर इज द यूएस। ठीक है, इज दैट क्लियर? प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल फिशरीज से रिलेटेड है, वेरी इंटरेस्टिंग। फिशरीज राउंड टेबल करके हम एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द एम्बेसडर्स एंड द हाई कमिश्नर्स फ्रॉम 80 डिफरेंट कंट्रीज।
तो इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनियन फिशरीज मिनिस्टर, 80 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। मकसद ये होगा कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बढ़ा रहे हैं विद रिगार्ड टू इंडियन फिश प्रोडक्ट्स या इंडियन सी फूड। हम एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? It is also strengthening bilateral trade and international market. Okay, and यहाँ पे who is the minister? ये जो Union Minister of Animal Husbandry and Fisheries. Okay, the full name of the ministry is Union Ministry for Animal Husbandry and Fisheries. याद रखना है आपको। तो ये जो मिनिस्टर का नाम है वो है राजीव रंजन सिंह। Note it down, राजीव रंजन सिंह। Now some key facts for your exam, something that you need to note down. So according to the वेबसाइट, ओके, मैं गवर्नमेंट वेबसाइट को यहाँ पे नोट करूंगी कि इंडिया का रैंक जो है इन प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, इज सेकंड लार्जेस्ट। अगर आप विकिपीडिया में ऐसे सर्च करोगे तो आपको थर्ड लार्जेस्ट भी आंसर मिलता है, बट इफ यू रेफर टू गवर्नमेंट वेबसाइट, सो ऑलवेज देखो हमको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना है, राइट? We can't say Wikipedia or maybe by Google search या ChatGPT ये आंसर दे रहा है इसीलिए ये होगा। No, you have to state information. आपका सोर्स जो है ये ऑथेंटिक होना चाहिए। So if we go through government websites, okay, जैसे PIB है या जो यूनियन मिनिस्ट्री का अलग अलग GOV वेबसाइट्स हैं, तो हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो उसमें इंफॉर्मेशन दिया है कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है हम सेकेंड लार्जेस्ट है विद रिगार्ड टू फिशरीज। और एक्वाकल्चर की बात करें, aquaculture is basically again with regard to not just fisheries but anything that is acquired from the sea, right? So कुछ aquatic plants की भी बात करें तो इसको aquaculture कहते हैं, not only fish, okay? तो aquaculture में भी हम second rank करते हैं, तो it's easier to remember second and both, okay? Now any guesses कि पहला कौन सा होगा? Any guesses which one could be the first one? Yes, could be the first one? Yes, it is China. ठीक है, चाइना रैंक टॉप करता है प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट, ओके, फॉर प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट फॉर कंज्यूमरिज्म में भी, कंज्यूम करने के लिए भी फिश प्रोडक्ट्स, चाइना इज रैंकिंग नंबर 1। ठीक है, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड लार्जेस्ट इवन इन कैप्चर फिशरीज, तो सेकेंड में इवन फॉर कैप्चरिंग फिशरीज कितना वॉल्यूम है? द आंसर इंडिया इज रैंकिंग सेकेंड। ठीक है, सो इंडिया का सब में रैंक सेकेंड है, ये आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, अगला आर्टिकल किसके बारे में है? सुप्रीम कोर्ट ने एक के पास एक केस गया है, एंड ये केस किसने फाइल किया है? दो स्टेट्स ने, केरला एंड तमिलनाडु ने, राइट? सो व्हाट इज दिस केस अबाउट? लेट्स अंडरस्टैंड। उन्होंने कोर लीगल क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये जो ऑफिस है, कैन दिस पर्टिकुलर बॉडी बी कंसिडर्ड एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन? क्या ये अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट टू एनफोर्स इट्स राइट? जैसे कि कोई इंसान जैसे अपना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए यू गो टू द हाई कोर्ट और यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट? नाउ कैन ईडी डू दैट? क्योंकि ईडी हमने देखा है इन द पास्ट फ्यू केसेस लाइक से स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, इट हैज गॉन टू द हाई कोर्ट और उन्होंने फाइल किया है एज अ रिट ऑफ मैंडमस। ठीक है, तो कमांड करने के लिए ड्यूटी, गोल्ड स्मगलिंग का कुछ केस था in the southern states, तो तभी ED had gone towards the high court to do so. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु कि क्या ये कर सकता है? Can this be considered as a juristic person? अभी juristic person का मतलब क्या है? ये टर्म का मतलब it's a legal fiction, okay, a legal entity. इसमें इट अलाउस कि एक नॉन ह्यूमन एंटिटी, कोई इंसान की जरूरत नहीं है, कोई नॉन ह्यूमन यानी कि कोई कंपनी है, कोई एसोसिएशन है, ठीक है, जो जिसके पास कुछ लीगल राइट्स है, ड्यूटीज हैं, और जो किसी दूसरे आदमी या कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को स्यू कर सकता है या खुद भी स्यू हो सकता है, ठीक है, लाइबल हो सकता है या किसी दूसरे को लाइबल ठहरा सकता है, तो इसको हम ज्यूरिस्टिक पर्सन कहेंगे। ठीक है, सो कैन ईडी बी कॉल्ड अ ज्यूरिस्टिक पर्सन? दैट इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। Is that clear? तो अभी ये केस सुन रहा है कौन? The Supreme Court. And I don't have an answer yet, but the case is currently in the court. Is that clear? We're going to see about in this particular video what is an enforcement directorate. Very good. I see answers coming in. Yes, Ishant, very good. ED was formed in 56, but तभी उसका नाम ED नहीं हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था Enforcement Unit. Okay? और एक साल के बाद यानी 1957
में उसका नाम बना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो सिंस यू हैव आस्क्ड मी, लेट मी आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन। अभी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हेड का नाम क्या है? जल्दी से मुझे आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज, हु इज द हेड ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? ओके ओके, केरला का आर्ग्यूमेंट यही है कि ईडी जो है एक स्टैट्यूटरी क्रिएशन बना है, एक बॉडी नहीं है। इट इज मेड फ्रॉम द स्टैट्यूट्स, सो इट्स नॉट अ बॉडी and not expressed, it's not granted the power to sue under its parent statute. Okay, so here let us quickly see with regard to enforcement directorate and what are the other states saying. So क्या all statutory bodies को हम juristic persons कह सकते हैं? The answer is no. Okay, we cannot consider all the statutory bodies, but only a body which has explicit powers to sue others. Okay, अगर वो sue कर सकता है तो ही उसको juristic person कह सकते हैं। sue कर सकता है juristic person, नहीं कर सकता cannot be. Okay, now Kerala contends कि ED does not meet this requirement, तो ED is not a juristic person. It cannot go to high court और writ issue नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता high court को ये मेरा writ file करो, ठीक है? तो ये केरला का केस है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं द क्वेरी दैट वी सी ऑल्सो अमंग दिस, ओके, इज दैट सेंटर स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट करता है, बिकॉज ईडी इट इज अ सेंट्रल लेवल बॉडी, इट्स अ सेंट्रल लेवल बॉडी, तो ये स्टेट लेवल केसेस सुनता है या स्यू करता है या ये फाइल करता है। सो दैट केस इट इज अफेक्टिंग द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इसीलिए ये केस आया है। वेरी गुड ईशांत, यस द आंसर इज राहुल नवीन, हु इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हेड। Proceeding to understand quickly some facts about enforcement directorate, कोई बात नहीं, if you don't know about enforcement directorate, मैं आपको अभी थोड़ा information बताती हूँ। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, स्पेशली अगर आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हैं, ओके, अगर आपने कोई इकोनॉमिक क्राइम्स किए हैं तो ये इन्वेस्टिगेट करता है। ओके, नाउ इफ विद रिगार्ड टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हम देखते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। एज यू ऑलरेडी सीन 1956 में ये आया था एज एनफोर्समेंट यूनिट और 1957 में ये बना था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड ये कौन से लॉज के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकता है? एक है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी दिखाता है, ओके, जो फ्रॉड करता है, टैक्स को इवेड करता है, तो ऐसे सब केसेस ईडी देखते हैं। या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ओके, तो यहाँ पे भी दी सच केसेस वी सी दैट ईडी इज इन्वेस्टिगेटिंग। फर्दर मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कॉन्फिस्केट कर सकता है, अटैच कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है, एंड वी सी दैट प्रोसिक्यूट कर सकता है ऑफेंडर्स को बिफोर स्पेशल कोर्ट्स स्पेशली डेडिकेटेड फॉर दिस, सो दैट जल्दी से जल्दी यहाँ पे वी सी जस्टिस मिल सके विद रिगार्ड टू दिस। ओके, नाउ पावर्स अंडर पीएमएलए, एज आई सेड, यू कैन सर्च, यू कैन सीज, यू कैन अरेस्ट, जो फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टीज और सब आपने गलत चीजों से कमाया है वो अरेस्ट कर सकते, वो सीज कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो अटैच प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू दीज क्राइम्स। इज दैट क्लियर? वेरी वेल, PMLA Act, yes, okay, चलो let's now proceed to the next article। now ये भी आर्टिकल हम देखते हैं, बहुत बार हमने किया, but what to do, it has come in today's The Hindu, एक पूरा एक पेज आया है इस particular issue, इस particular ग्रुप के कारण, right? now this is where it becomes important। जब भी अगर आप देखते हो कि गवर्नमेंट या न्यूज़पेपर्स इतना फोकस करते हैं, it so can happen कि ये एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। We've seen in the last week also, in this week also, बहुत बार ये पूछा गया है, right? So we can expect certain questions coming out of it. Let's see now quickly the importance of Pax Silica। तो Pax Silica ये grouping के बारे में जल्दी से जान लेते हैं, right? So यहाँ पे हम देखते हैं Pax Silica क्या है। Pax Silica एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये लॉन्च किया है कब? पिछले साल, यानी इन 2025। ऑब्जेक्टिव वही था, to ensure or to secure the critical minerals and the rare earth elements, ठीक है, सप्लाई चेन, ओके, यहाँ पे सिक्योर करने के लिए। फर्दर टू बिल्ड एडवांसिंग एंड लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज, यानी कि दुनिया भर टू हैव लाइक अ डिपेंडेंट सप्लाई चेन, to have a dependent supply chain is what we are looking at, ठीक है। सप्लाई चेन ऑफ what? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
क्रिटिकल मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखना है. अगेन रिपीटिंग वंस अगेन, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड वी also with regard to आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ पैक्स सिलिका, ये नाम कैसे पड़ा? पैक्स का मतलब है पीस, इट्स अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस पीस. और सिलिका का मतलब क्या है? नाउ यू नो इन सिलिकॉन व्हिच इज अ वेरी कोर एलिमेंट दैट इज यूज्ड इट्स अ सेमीकंडक्टर यूज्ड इन द चिप्स, जो आपके यू नो अगर आप कंप्यूटर की बात करो, लैपटॉप की बात करो, डिजिटल स्क्रीन्स की बात करो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉल्ड एज सिलिकॉन, राइट? इट्स अ सेमीकंडक्टर. तो यहाँ पे सिलिका इसीलिए नाम दिया है, सो इट्स कॉल्ड पैक्स सिलिका. तो पैक्स सिलिका का जो डिक्लेरेशन है, इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस. किसके ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहता है? यस, चाइना. ठीक है, बिकॉज हम देखते हैं चाइना इट सपोर्ट्स और इट होस्ट अ नंबर ऑफ फर्स्टली क्रिटिकल मिनरल्स, और ये डोमिनेट करता है मार्केट को, ग्लोबल मार्केट्स को डोमिनेट करता है. तो इस पर डिपेंडेंस जो दूसरे कंट्रीज का है, ये यूएस खत्म करना चाहता है. इसीलिए उसने लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ में लिया है एंड इट हैज क्रिएटेड दिस ग्रुपिंग, ओके, टू काउंटर द डोमिनेंस ऑफ चाइना. इसके अलावा टू सिक्योर ग्लोबल एआई एंड टेक सप्लाईज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, आपस में इन्वेस्टमेंट में प्रमोट करने के लिए ये एक ग्रुपिंग बना था. So originally was India a member of it? The answer is no. India was not a member of this. But there are these members that are there. So एक बार जल्दी से members को discuss करते हैं. US and Japan, which are mainly known for technology. आप देखते हो कि Japan is way ahead of its times. क्या technology है? You know, they don't have you know with regard to labor work ज़्यादा, but यहाँ पे robots ही चलते हैं ज़्यादा. With regard to room service या waiter जो है, all of that is done by robots there. Apart from that, Australia is known as an exporter of lithium. Production की बात करें, Australia is known for lithium also. ठीक है. Apart from that, ASML, which is हम देखते हैं advanced semiconductor लिथोग्राफी, मशीन लिथोग्राफी, जो चिप पे डिजाइन और सब करते हैं, जो प्लेसमेंट करते हैं, ये नोन है विद रिगार्ड टू नेदरलैंड्स. ठीक है, ये ASML का इज अ कंपनी, ओके, ये एक कंपनी है. सो इट इज नोन फॉर एडवांस्ड लिथोग्राफी. अपार्ट फ्रॉम दैट, साउथ कोरिया किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग, जो मेमोरी चिप का मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. सिंगापुर इज नोन एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब. अपार्ट फ्रॉम दैट, इजराइल के पास सॉफ्टवेयर है, इसके पास पैसे हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स इट इज वे अहेड विद रिगार्ड टू डिफेंस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, okay, it's known for that. UK is the third largest AI market with strong R&D. कतर एंड यूएई भी है विद रिगार्ड टू, पैसे बहुत हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द सॉवरेन वेल्थ फंड्स. और इनका भी यहाँ पे अगर आप दुबई की बात करें, यू नो, दे आर सो अहेड विद रिगार्ड टू देयर टेक्नोलॉजी. सो यस, दीज कंट्रीज आर रियली डूइंग वेल इन दिस पर्टिकुलर केस. Okay, apart from that, we have observer countries, Canada, EU, OECD, ठीक है, these are the major observers that we talk about, who are not full members, but they are performing as observers. Okay, I see certain questions that are coming in. Yes, okay, UPSC के लिए भी आप ये एग्जाम कर सकते हैं. Yes, you can watch these videos. Okay, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है. अगर आप कौन से भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रही हो, कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रीड योर न्यूज़पेपर. ओके, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा, आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा. सो ऑलवेज फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स दैट यू डोंट यूजुअली गेट जब बस आप वीडियो देख रहे हो. ठीक है, दैट विल नॉट सफाइस. तो आपको पहले थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा. खुद एक बार न्यूज़पेपर पढ़ो, खुद एक बार इंफॉर्मेशन ले लो, and then focus on you know watching this video to enhance your knowledge. जैसे आपने आज शागोस आइलैंड के ऊपर मान लो न्यूज़पेपर में पढ़ा, बट शागोस की हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम ये वीडियो में आपको समझाएंगे. ओके, हम इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे. सो यूज इट एज अ बेस to increase your base, and this will increase your depth in that information, in that topic. ठीक है, चलो let's proceed. अभी इंडिया को यहाँ पे यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया ने यहाँ पे बोला है, सर्जियो गोर, इन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को टू बी अ पार्ट ऑफ द पैक्स सिलिका. इसीलिए ये न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट है. नाउ इंडिया क्या है, बिकॉज आपने देखा दूसरे कंट्रीज इतना अच्छा कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है, फरवरी में इंडिया होस्ट कर रहा है एआई समिट, याद रखना ये. ओके, तो ये फरवरी 2026 में हो रहा है. नाउ आपने याद रखना, इसके पहले 3 एआई के समिट्स
हो चुके हैं। तो कौन से AI समिट्स हो चुके हैं? पहला वाला जो है ओके 2023, 2024 और 2025 में, ओके ये 3 हुए हैं। पहला वाला यूके में हुआ, ठीक है, 24 वाला हुआ था साउथ कोरिया में, और जो पिछले साल हुआ, ठीक है, वो कहां पे हुआ? वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और यहां पे दिस इज द 4th AI समिट जो होगा इंडिया में। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज गोना हैपन इन February, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलो इंडिया अब की बात करें, वी ऑफ कोर्स हैव लेबर की बात करें, जॉब क्रिएशन में दिस हैज अ ह्यूज मार्केट दैट फॉर अस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम expose the risk of we were taking it from a single country, mainly from China, और सब हम फोर्स कर रहे थे, बट देन वी डिसाइडेड कि हमको दूसरे मेंबर्स के साथ भी ट्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए 2021 में वी क्रिएटेड लाइक एन अग्रीमेंट बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का अग्रीमेंट है सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो आपस में क्रिटिकल मिनरल्स और सब हम शेयर करेंगे। इससे हमने एक बॉडी बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ओके, एक अग्रीमेंट बनाया था। नाउ इंडिया क्वाड कंट्रीज मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही बनाता है, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स। और क्वाड कंट्रीज, which are the members in the quad countries, can quickly message in the group what are the quad member countries. Yes, which are the quad member countries? Quickly we'll come back. Despite this, India was not invited to Pax Silica Summit in December, but अभी जो है हमको यहाँ पे invitation दिया है, and then we will see if India will completely become a member or not. तो यहाँ पे US के ambassador, as I said, Sergio Goris. This okay. So again, yes, quad member countries is India, US, Japan, Australia. India, US, Japan, Australia. Is that clear? ये quad member countries है. All right. Proceeding to the next one. Okay. So before we followed the complete with the next one, we also will see what are the challenges that are there for India. Okay, challenges for India. जैसे अगर हम ये ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे, we say we will be the first developing country. बाकी के सब members जो है developed country है, तो we'll be the first developing country. Non-US ally भी हो सकता है ये, because हम देखते हैं in this particular Pax Silica, there were recent tensions that we see with regard to US. We are seen also as close friends with Russia and China in times, right? तो यहाँ पे it is considered as a non-US ally की बात करें. According to this is according to the newspaper again, okay. Apart from that हम देखते हैं, yes, this also will be a risk of an expectation gap with the development members, क्योंकि उनका जो contribution होगा हमारे से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, so that will be an expectation gap that we will also see. But एक हमारे लिए बेनिफिट इसीलिए भी करेगा because again job creation, as I said, advancement in these crucial technologies, इसमें हमको ये मदद करेगा. So yes, there will be problems with regard to domestic ecosystems कि हम अपने domestic companies को यहाँ पे ज़्यादा subsidies देंगे, that may not be liked by the developed countries. So ये एक थोड़ा restraint या challenge हम देखते हैं if we join this particular grouping. ठीक है, तो अभी हमने देखा है with regard to, let's proceed to the last article which is UK के बारे में है यहाँ पे कि UK इंक्रीज करना चाहता है एजुकेशन एक्सपोर्ट्स. एजुकेशन एक्सपोर्ट्स, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. तो यूके हैज अनाउंस्ड अ न्यू इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एक्सपोर्ट्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन एक्सपोर्ट्स? वी आर गोइंग टू बी सीइंग इन अ बिट. 40 बिलियन पाउंड्स करना चाहता है. अभी कितना चल रहा है उसका? 32 बिलियन पाउंड्स, ठीक है, अभी 40 बिलियन पाउंड्स. तो इसीलिए उन्होंने 5 कंट्रीज को यहाँ पे बोला है कि we will give you or we will increase ties with regard to education. कौन से 5 कंट्रीज हैं? उसमें से इंडिया ऑफ कोर्स एक है, बाकी के कंट्रीज याद रखना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, वियतनाम एंड नाइजीरिया. अभी हम देखते हैं ये जो एजुकेशन एक्सपोर्ट्स की बात करें, इट इज वे हायर देन उनका जो फूड एंड ड्रिंक्स इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उससे कहीं ज्यादा उनका एजुकेशन. ऑफ कोर्स इट होस्ट सच ब्रिलियंट यूनिवर्सिटीज, लाइक अगर हम देखें ऑक्सफोर्ड की बात करें, राइट, सो इट्स नोन फॉर दैट. देन डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत सारे यूएस इंडियन के सिटीजन्स हैं जो वहां पे पढ़ाई के लिए जाते हैं. सो एजुकेशन एक्सपोर्ट्स का मतलब है जो कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज की बात करें, ठीक है, जो फर्स्टली
यूके में है, जहां पे इंडियंस आते हैं पढ़ने के लिए या दूसरे कंट्रीज आते हैं पढ़ने के लिए। फर्दर यहाँ पे कैंपसेस भी होते हैं, जैसे कि यूके अपना कैंपस इंडिया में एस्टैब्लिश करता है। सो याद रखना, लास्ट ईयर यूके का फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस हमने देखा जो आया था इंडिया में, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ओके, ये एक यूके की यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में आई। नाउ यू हैव टू आंसर, कैन यू टेल मी व्हिच इज द प्लेस जहां पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन आया? What is the name of the place? And this is last year's news, so you can be asked this question also, कि what is the first international university campus that was established in India? तो आपको याद रखना है कि it's University of Southampton। आपको यहाँ पे आंसर करना है कि where is this university का campus, where is it located? Yes, quickly answer that in the comment section. I see 10 of y'all are joined in. Quickly ये आंसर बताओ कहाँ पे university है? Okay, all right. Further UK qualification programs, training programs, digital online programs establish करेगा, ठीक है, जिससे again वो पैसे कमा सकता है। It is going to be exporting this. Yes, okay, all right. So this is with regard to the topics that we have today. Now we will see the questions. ठीक है, जल्दी से questions देखते हैं with regard to daily news analysis, जो भी हमने questions देखे आज। Okay, it will be easy for you if you have watched the video. I'm going to tell you that. So let's start with the first question. Quickly answer. What's your answer? The Chagos Islands are located in which ocean? Yes. We have the Indian Ocean. हमने देखा था मॉरिशस के पास है ये, मालदीव्स के पास है ये. Yes. So yes, this is Indian Ocean. Answer है option C. Proceeding to question number 2. Which island in the Chagos archipelago hosted a major UK-US military base? Yes, what is the number? Very good. I see Ishant answering this. Yes. Answer is Diego Garcia. ठीक है, very good answer. For question 2 is option D. Proceed to question number 3. Which country will gain sovereignty over the Chagos Islands? Seychelles, US, Mauritius Kingdom and UK. Which country will gain sovereignty with regard to the Chagos? तो किसके पास है Chagos Islands? Mauritius के पास. But अगर डिएगो गार्सिया पूछा जाता तो वो यूके के पास है for 99 years. For 99 years lease. Is that clear? Okay. Proceed to question number 4. Capital city क्या है Mauritius का? What is the capital city of Mauritius? I have not covered this in the video, but if you know for general awareness, general knowledge, तो याद रखना Port Louis is the answer. और इनके प्रेसिडेंट का नाम है धरम गोकुल. इनके प्रेसिडेंट का नाम है धरम गोकुल. ठीक है? And Navi Chandran is the prime minister, if that is also something that you can remember. चलो, proceed to question number 5. Very good. I see only one person answering. Come on, please answer. आपके लिए ये better एक revision होगा. इससे आपके आज के current affairs will be चकाचक. It will be like completely understood. इससे आपको बहुत help करेंगे. ठीक है? So please ensure that you are answering the question. चलो, पैक सिलिका के बारे में जल्दी से बताओ. किसके लिए यूज है ये? क्रिटिकल मिनरल्स, AI, सेमीकंडक्टर्स. ये 3 मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन C. Clear? Straightforward? चलो, proceed to question number 6. Which country is the leading exporter of lithium among packed silica? Lithium किस country में देखा था हमने? Yes, Australia is the right answer. Therefore, option C is your answer. Proceed to question number 7. Okay, question number 7 is which company is crucial for advanced semiconductor lithography? तो मैंने आपको ये टेबल में बताया था which country is known for what. तो मैंने आपको Netherlands बताया था, right? Netherlands is a home to the ASML, which is the Advanced Semiconductor Lithography, right? तो यहाँ पे answer is option D. Question number 8. Supply Chain Resilience Initiative. Supply Chain Resilience Initiative. Okay, very good Ishant. Keep answering. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि which is the country that is part of it? Yes, it's India, Japan, Australia, right? तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए option C. Proceed to question number 9.
The term pax silica symbolically, pax का मतलब है piece, silica is mainly the material that is the chip that is used in the semiconductor chip. So यहाँ पे आंसर है piece through technology supply chain. तो pax का मतलब है piece, ये याद रखना है आपको, Latin word है option. Question number 10. Who is the current Union Minister for Animal Husbandry and Fisheries? You answers please. Yes, absolutely. राजीव रंजन सिंह ऑप्शन है इसका है सी. आज के आर्टिकल में देखा था फिशरीज राउंड टेबल करके उन्होंने सेटअप किया है. चलो, फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक, ये भी कवर किया था मैंने. फिश प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंडिया का रैंक है सेकंड, सब में हम सेकंड है, ये याद रख लेना, ठीक है. Proceed to question number 12. Which country is the largest consumer of fisheries products? कंज्यूमर की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, ये कंट्री टॉप में है. वी ऑलरेडी सॉ दैट, अ ट्रिक आई टोल्ड यू, चाइना. और इंडिया सब में सेकंड है, ठीक है. तो याद रखना इसका आंसर है ऑप्शन डी. प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13. फिशरीज राउंड टेबल किसके लिए है? ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं इन फिशरीज, इसीलिए हमने एम्बेसडर्स और इनवॉइस को लेके आए हैं फ्रॉम 80 डिफरेंट कंट्रीज. तो आंसर इसका है एक्सपैंडिंग विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन सी फूड, इसीलिए आंसर है इसका ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? यस, सिंपल क्वेश्चन है. इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, जो अभी यूएस थ्रेट दे रहा है कि ये हम हासिल करेंगे. प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 15. विच बेस डज द यूएस ऑपरेट इन ग्रीनलैंड? द नेम ऑफ द बेस इज पुथविक स्पेस बेस, जिसका ओरिजिनल या फॉर्मर नेम था त्यूल एयर बेस, राइट. तो इसका आंसर है ऑप्शन B. Very good. I see Ishant answering all the questions very well. ठीक है, keep answering. Bravo. Proceed to question number 16 now. What is the name of the Danish-led या डेनमार्क ने लीड किया जो मिलिट्री एक्सरसाइज इन ग्रीनलैंड इन रिस्पॉन्स ऑफ यूएस का थ्रेट टुवर्ड्स द ग्रीनलैंड क्राइसिस, अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस. आंसर है ऑप्शन ए. Proceed to question number 17. Which principle forms the core North Atlantic Treaty Organization? तो North Atlantic Treaty Organization जो बना था 1949 में, ठीक है, under the North Atlantic Treaty या the Washington Treaty, the main aim was for collective defense. और कौन से आर्टिकल में आता है collective defense? जल्दी से आंसर करो, कौन से आंसर में आता है collective defense? आर्टिकल नंबर क्या है? Yes, आर्टिकल नंबर 5. राइट, कि अगर आपने एक किसी मेंबर, नेटो मेंबर पे अटैक किया तो पूरे नेटो मेंबर्स आपको अटैक करेंगे. दैट इज द कलेक्टिव डिफेंस. प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 18. कैपिटल क्या है ग्रीनलैंड का? अगेन दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. वी हैव नॉट सीन दिस पर्टिकुलर जीके, बट यू कैन आंसर दिस. यस, न्यूक इज द आंसर. ऑप्शन सी है ये, ठीक है. वेरी गुड. प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? कम ऑन, वी हैव डन दिस अगेन. स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये. यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलो, प्रोसीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. क्विकली आंसर द लास्ट क्वेश्चन. Who is the current director of enforcement? ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था. Yes, and we saw people answering. Yes, Rahul Naveen is the right answer. So very well, all of you who participated. Special mention to Ishant Sharma who answered all the questions. Thank you so much for joining us. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.